नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि मोहब्बत का हाथ जो है वो होना चाहिए और यही दीन सिखाता है। अब एक बयान जो फ़ज़ील साहब आया है वो आया है नेतन्याहू की तरफ से। नूर साहब ने लिखा है कि नेतन्याहू कहना है कि ये आग अमेरिका में नहीं मेरे दिल में लगी है, पूरी दुनिया खामोश है। क्या उसने गाज़ा ये इस तरह का बयान क्या लग रहा है मतलब दुनिया कहाँ खामोश है? ये नेतन्याहू किस दुनिया में है? या नेतन्याहू समझ पा रहे हैं ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने मेरे दिल में आ गई, इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं फिर? मतलब ये है क्या? मतलब तो यही हुआ कि वो खुश है इस आग लगने से ना। ये वो तो खुश है कि ये आग लगी है, तो अमेरिका से नाराज हैं। और एक खबर मुझे मिली है कि अ, ट्रंप जो है, एक ट्वीट है, थॉर कोई ट्विटर जैसा कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर नेतन्याहू को कुछ बुरा भला लिखते हुए ट्रंप ने ट्वीट किया था, अभी जल्दी किया है। तो ये चीजें जो हैं अब जग जाहिर हो रही हैं इलेक्शन के रिएक्शन को लेकर के। अगर वो बाइडेन के साथ थे, और आज भी उनकी पॉलिसी बाइडेन की है, वो अभी अमेरिका के बदले निजाम को समझ नहीं पाए नेतन्याहू। आज भी नेतन्याहू जो बाइडेन के ही इशारे पे काम कर रहे हैं। ये बात तो ट्रंप को खल रही है, और ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके उनके साथ कोई वीडियो है उनका, जिस मतलब उनकी आलोचना करते हुए, और उसको उन्होंने पोस्ट किया है, बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। तो ये चीजें हैं अभी धीरे धीरे। 20 जनवरी अब बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। 20 जनवरी के बाद देखिए सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। अभी ढकी छिपी हैं, और बीमार है नेतन्याहू, लेकिन अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि रावण जो है अपनी लंका जलवा के ही छोड़ेगा, और ये उनके बहुत बड़ी चलते। खबर इस वक्त आ रही है, बहुत बड़ी खबर दी है यूनुस चौड़वारा साहब ने। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका मीडिया, अमेरिका की जनता में यानी अमेरिका का मीडिया इस बात को लिख रहा है कि अमेरिका के अवाम में रोज बरोज गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन और इसराइल की मदद करने से, देखिए यूक्रेन और इसराइल की मुसलसल मदद करने से अमेरिका कंगाल हो चुका है। अमेरिका के पास आग बुझाने के लिए संसाधन तक नहीं बचे। और एक ट्वीट भी बहुत चल रहा है, एक इंटरव्यू चल रहा है फजील साहब, जिसमें लोगों ने कहा कि मैंने देखा है सिर्फ 2 ही जहाज है अमेरिका के पास जो पानी आग बुझाते हुए, बाकी बाकी जहाज जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इनके पास 30 से 32 जहाज हैं। क्या वजह है, जैसा कि आपने भी कहा फजील साहब, ये क्या है? क्या ये जो अवाम कह रहे हैं कि क्या वाकई अमेरिका कंगाल हो गया? देखिए, हमने तो शुरू में ही आपसे कहा कि 35 जहाज है उसके पास आग बुझाने वाला, लेकिन सिर्फ 2 जहाज की चर्चा, वो भी बहुत देर देर में लौट के आ रहा है। मतलब जितना राउंड अप उसको लेना चाहिए, लोगों को ये उम्मीद है कि वो 35 मिनट में आ जाएगा, लेकिन वो आ रहा है तो 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद। जितना वो आग बुझा रहा है, 3 घंटे में आग और लग जा रही है। तो आखिर इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका की सरकार की निर्दयता या उनकी नेग्लिजेंस को देखते हुए हमें लगता है कि कुछ सरकारी स्तर पर इस आग के पीछे कॉन्स्पिरेसी है, और वो जानबूझ करके इसको नेग्लिजेंस कर रहे हैं। और नहीं तो दुनिया की आग बुझाने वाली कंट्री अपनी आग क्यों नहीं बुझा रहे? और 35 तो उनके पास है, बाकी कंट्रियों के पास भी तो होगा जहाज ऐसा। तो ऐसे वक्त में तो नेटो के इतने बड़े बड़े देश हैं, सबके पास कुछ न कुछ जहाज होगा। सबको तुरंत बुलाना चाहिए कि भाई अपने अपने जहाज आप भेजो। तो ये तो मदद की परेशानी है, ये एक्सीडेंट है एक तरह से, आपदा है सर। तो आपदा में तो सबको साथ रहना चाहिए। और सिर्फ अमेरिकन नहीं मुमताज भाई, दुनिया के 22 देश जो नेटो के मेंबर है वो तो उनके दोस्त हैं। सबके पास इस तरह के जहाज होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका के पास है, और भारी संख्या में होंगे। तो सभी जहाजों को मंगाना चाहिए, बुलाना चाहिए, और एक साथ इतना पानी गिराइए कि वो आग बुझ जाए। तो जिस तरह से ये आग बुझ नहीं रही है, मुझे इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, कोई बहुत क्या बड़ी क्या क्या फिर कॉन्स्पिरेसी ये है। जो खबर आ रही है फजील साहब, एक मिनट, ये जो खबर आ रही है यूनुस चौड़वारा साहब ने उसको हाईलाइट किया है कि कुछ कुछ मीडिया रिपोर्ट दबी जबान में बता रहे हैं कि ये आग
इजराइल की साजिश है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हो, उसमें इजराइल की साजिश बताया गया, या फिर अभी जिस तरह से व्हाइट हाउस को लेकर के चीजें आई थी डिस्टर्ब करने के लिए कि किसी तरीके से ये जो 20 जनवरी पे हलफ लेना है, सदारत कुर्सी बैठना है, तो क्या वाकई इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें इजराइल की कोई साजिश हो और जो बाइडेन भी नहीं चाहते कि ये आग बुझे और ये आग बढ़ती जाए और एक डिस्टरबेंस पैदा हो? क्या क्या ऐसा मुमकिन है, जैसा कि आप भी जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, है क्या फजील साहब? इजराइल जो है, दो तीन घटनाओं को हम मिला करके बात करते हैं। एक तो ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा जारी किया है, आज उसके पीछे एक नई थ्योरी निकाल के लाए, 200 साल 300 साल पुरानी, कि इस एरिए पर यहूदी की इस बादशाह की हुकूमत थी, इस बादशाह की हुकूमत थी। आखिर ऐसे वक्त में जहां आप हिजबुल्लाह, हमास, हूती के सामने, ईरान के सामने आप शांति प्रस्ताव लेके आ रहे हो और उधर आप उकसाने की बात कर रहे हैं, और ऐसे ही समय में आग लगी है तो आप कह रहे हैं कि हमारे सीने में आग लगी है। क्या मामला है अभी देखिए, धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका की इंटरनल चीजें अब दुनिया के सामने आएंगी। आज तो नहीं आ सकती, लेकिन एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जरूर आएगी। और मीडिया की रिपोर्ट, कभी कहते हैं ना कि धुआं उठा है तो आग लगी है। अगर आग नहीं लगती तो धुआं नहीं उठता, भले ही आग छोटी चलिए सही। चलिए, मैं इसके आगे बात करूंगा। हालांकि एक और खबर आ गई, नूर सर ने जो बात कही है कि 20% यानी पिछले साल जंग की वजह से अमेरिका ने लॉस एंजलिस के बजट में 20% की तखफीफ कर दी थी, कटौती कर दी थी। और ये मैं समझता हूं कि भी और बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी, कमजोरी हो या जो भी हो, साजिश हो, तमाम चीजें। और अभी सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई फजील साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ गवर्नर को इल्जाम दिया है, उन पे इल्जाम आयद किया है कि ये दरअसल उनकी कमी, लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। जबकि जो बाइडेन कर रहे हैं कि इस वक्त सियासत करने की जरूरत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल घमासान भी अमेरिका में शुरू हो गया है। बहरहाल बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। एक बड़ी खबर जो आ रही है फजील साहब, मैं उसकी तरफ चलना चाहता हूं और वो मैं तस्वीर के साथ आपसे बात करूंगा। यहाँ पे देखिए दो तस्वीरें, आप देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये लेबनान के वजीर आजम है और ये अल जुलानी है जो इस वक्त सीरिया के सरबराह हैं। इन दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। कैसे आप देखेंगे, कैसे इस पर बात करेंगे? क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इन दोनों का मिलना, इन दोनों की मुलाकात को मुझे लग रहा है कि यूं ही इसको हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ जो खबर है कि सीरिया में नए शासन के बाद पहली बार लेबनान के पीएम एसटीएस चीफ अहमद अल शरा से मिले। शनिवार को लेबनानी पीएम नजीब मिकाती ने सीरियाई राजधानी दमिश्क में अल शरा से मुलाकात की। मिकाती ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अल शरा ने लेबनान में सीरियाई शरणार्थियों की फाइल पर चर्चा करने में संवेदनशीलता दिखाई है ताकि उनके देश में उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। इस तरह से फिर उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को लेकर कहा कि उनका मानना है कि लेबनान के साथ दीर्घकालिक यानी लंबी जो है तवील मुद्दती जो पॉलिसी है वो उसे सही और ठोस उसकी बुनियाद रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि दोनों देशों के बीच समस्याएं एक ही बार में हल हो जाएंगी, बल्कि धीरे धीरे हो जाएगा। इसको आप फजील साहब किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं कि ये जो लेबनान में आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह भी मौजूद है। हिजबुल्लाह क्या क्या जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि ये सारा खेल जो है वो मिला जुला है, क्या ये उसकी एक झलक है? क्या उसकी एक तस्वीर है आप देख रहे हैं, या क्या है इसके पीछे? फजील साहब, क्या इसके पीछे?
देखिए 15 दिन पहले हमने आपको ये बात बोली थी और शुरुआती लड़ाई में भी बोली थी। आज वही आप बता रहे। मैं आपसे बोलने से पहले यही बोलने जा रहा था कि ये तो हम लोग को पहले से ही पता था। जैसे ही कोई बिना लड़े जब जुलानी अंदर चले गए तो ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो अंदर से सब कुछ ठीक था, चल रहा था, अभी शुरू कर दिया है धीरे धीरे। और भी एक दो कंट्री अभी देखिए, एक दो हफ्ते, इस हफ्ते में कई लोग आएंगे। और सीरिया के पीछे जो इजराइल ने पूरी दिमाग लगाया था, अपना पूरा दिमाग लगाया था इजराइल ने, वो सब फेल हो गया उनका। और अब तो टर्की इजराइल से बहुत नाराज हो गया है। कहीं ना कहीं टर्की को भी अब सोचना पड़ रहा है कि भाई हमें किसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का जो चाल चरित्र है ना, वो एक ही जैसा है कि पास बैठाल के धोखा करके उसको मार दो। तो वो जो धोखा, कभी कभी धोखा देने वाला ना धोखा खा भी जाता है। तो ये लोग जुलानी ये बात तो समझते हैं ना कि ओसामा बिन लादेन के साथ क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया। तो कल को अगर उनकी जुलानी के माध्यम से सीरिया पर कब्जा करा के फिर जुलानी को भी निपटा देंगे ये लोग, और उसके बाद जुलानी निपट जाएंगे तो वहां जाके इसराइल बैठ जाएगा। फिर टर्की क्या क्या करेगा? माना जाए फजील साहब, क्या क्या ये बात मानी जाए कि ये जो लेबनान और यहाँ सीरिया के लीडरान में मुलाकात हुई तो इसके पीछे ईरान हो सकता है? क्या क्या इसके पीछे ईरान खड़ा नजर आता है? क्या क्या हम ये बात कह सकते हैं या ऐसा नहीं है? क्या क्या इसको कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, ईरान रूस सबको एक साथ मानिए आप। ये तो अब मिडिल ईस्ट जो है, और नेटो के साथ यूएसएसआर के बाद ये तीसरा ब्रिक्स कंट्री जो बनने जा रहा है, ये एक तीसरी बहुत बड़ी ताकत बनेगी मिडिल ईस्ट में, ब्रिक्स। और ये सिर्फ ईरान ईरान रूस चाइना, ये सबको एक मानिए आप। और ये एक बहुत बड़ा मजबूत अलायंस बनने जा रहा है। और ये लोग मिडिल ईस्ट को अब लीडरशिप करेंगे। अब इसमें जो लोग जैसे अरब है, जॉर्डन है, मिस्र है, अगर ये लोग थोड़ा सा भी इसमें दाएं बाएं करते हैं तो उनके साथ भी वही होगा। और उनको डर इस बात का है कि उधर अगर अमेरिका से डरना है तो इनसे भी डरना पड़ेगा, हूती से डरना पड़ेगा, ईरान से डरना पड़ेगा, अरब को भी डर लग रहा है, सबको अपने तख्ता पलट होने का डर लग रहा है। और ये बात अब किसी से कोई ये नहीं है कि अमेरिका के भरोसे अब बैठोगे तो बच जाओगे। यूक्रेन का हाल देख लिया ना सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया यूक्रेन का क्या हाल हुआ और अमेरिका ने क्या किया उसके लिए। आज अमेरिका की आवाम का इतना दबाव है कि भाई आप हथियार भले दे दो, लेकिन अमेरिका का सैनिक मत दो किसी को, अमेरिकन को मत मारो किसी दूसरे मकसद के लिए। जहां अमेरिका का मकसद हो तो वहां तो ठीक है, लेकिन आप दूसरे तीसरे की लड़ाई को लड़ रहे हैं और उससे अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है भाई? 2% इन्होंने सारे नेटो कंट्री को कहा है कि आप अपना 2% हमें रक्षा बजट में दीजिए। पहले 1% था। अब सोचिए कि इस मंदी के दौर में जहां बड़ी बड़ी कंट्रियां अपना जीडीपी मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, उनका डेफिसिट बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में वो 2% की डिमांड कर रहे हैं, तो नेटो के लोग अमेरिका से इस बात से नाराज है बहुत ज्यादा। अभी कोई नहीं दे रहा है पैसा, पैसा दूसरे का, हथियार आप बेच रहे, झगड़ा आप करा रहे सबसे, अब पैसा कमा कमा के दूसरी कंट्री देगा आपको। ये कहां का न्याय है? ये आपस में अब नेटो जितना ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, नेटो आपस में लड़ रहे हैं। और यूएसएसआर तो बहुत पुराना संगठन है, उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनके में तो कोई इख्तलाफ है नहीं। तो ये जो अब अगला अपडेट है कि नेटो के अंदर अब देख लीजिए, एक दो एक महीना के अंदर ये अंदर से शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से ये हम